सुप्रभात। मैं त्रिशा भट्टाचार्य, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कटरा प्रयागराज। आज के इस वर्चुअल लेक्चर में कक्षा 12 में आपका स्वागत करती हूँ। आज जो हम विद्युत धारा में जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ का नियम। जब कॉम्प्लिकेटेड आपके सर्किट्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, जटिल परिपथों को सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ के नियम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दो नियम हमारे पास है, किरचॉफ का पहला और दूसरा नियम। तो एक एक करके हम दोनों नियमों को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसके पहले नियम के साथ। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसे किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, इसका एक और नाम भी है, इसे किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं। इसका एक और नाम भी है, इसे जंक्शन लॉ या संधि नियम इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जंक्शन लॉ या संधि नियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये बहुत सिंपल है। ठीक है, मैंने आपको कई बार ये बात बताई है कि जैसे हम जब प्रतिरोधों का भी हम जो है समांतर श्रेणी क्रम वगैरह पढ़ रहे थे तब भी हमने पढ़ा था। हम ये मान के चलिए, जहाँ पर भी आपको करंट को समझने में मुश्किल हो आप मान के चलिए कि पानी का बहाव। ठीक है, तो अगर मैं आपको उदाहरण दूं कि आपका ये पानी जो है इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। ठीक है, और या मान लीजिए दो तरफ से आया, तो अगर मैं यहाँ पर इसको 3 पाइप दे दूं तो ये तीनों पाइप में चला जाएगा। ठीक है, तो करंट का भी यही फंडामेंटल है कि अगर आपका दो तरह से करंट आई और अगर आपने उसको पाथ दिया, रास्ता दिया, मतलब आपने उसको पाइप्स दी, तो आपके जो है धारा फिर 3 में बट के चली जाएगी। तो इसी को जो है अगर मैं इसे एल्जेब्रिकली जोड़ूं तो ये मतलब बीजगणित ये योग करूं तो मुझे अपना पहला नियम मिलेगा। मतलब क्या है कि अगर करंट यहाँ से आई, ये I1 है, ये आपकी I2 है, ये आपकी I3 है। ठीक है, ये आपकी करंट आई और फिर ये करंट आपकी कैसे गई, ये जंक्शन आया, फिर यहाँ से गई I4, I5, I6, जंक्शन से इस तरह से निकल गई। तो हम क्या कहेंगे कि संधि के पहले कौन सा है, ये आपकी संधि है, ये आपका जंक्शन है। तो संधि से पहले का जो करंट है उसका एल्जेब्रिक सम मतलब बीजगणितीय योग करूंगी तो वो संधि के बाद के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 ये किसके बराबर होगा, I4 प्लस I5 प्लस I6। इस वाले सर्किट में अगर हम ले तो इसके ये बराबर होगा। अगर मैं इस तरह से ले लूं, I1, I2, I3 और जंक्शन के बाद ये गया I4, I5। तो इस वाले में क्या है, देखिए जंक्शन से पहले इधर 3 है, जंक्शन के बाद 2 है। मतलब जहाँ पर आपका संधि है, संधि से पहले कितने दिख रहे हैं बच्चों, संधि से पहले देखो लाइन में खींच दूँ, ये आपका संधि पॉइंट है, संधि से पहले 3 है, संधि के बाद 2 है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर होगा I4 प्लस I5। तो इसे हम कहते हैं जंक्शन या संधि का नियम। ठीक है, तो इसको अगर हम परिभाषित करना चाहें तो इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं। किस तरह से, सिग्मा आई इनपुट मतलब जितना आया बराबर सिग्मा आई आउटपुट जितना बाहर निकला। ठीक है, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन देना चाहूँ तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि किसी संधि
किसी संधि पर मिलने वाली धारा विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब अगर मैं इसको देखूं तो अगर मैं इधर लेके चली आऊँ, इनको प्लस माना, तो यहाँ से जब बाहर जो अंदर आ रही है उनको मैंने प्लस माना, जो बाहर जा रही है उनको मैंने माइनस माना। तो अगर मैं इन लोगों को इस तरफ लेकर आ जाऊँ तो मेरा जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर शून्य। तो मतलब कि एक जंक्शन में जितनी भी धाराएं आ जा रही है उनका बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा आपका, उनका बीजगणितीय योग शून्य हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि इस सब में क्या है, आवेश का ही पूरा खेल है। मतलब कुल आवेश आपका नहीं बदल रहा, जितनी आ रही है उतनी ही जा रही है। ठीक है, 3 आ रही है, 2 जा रही है, तो वो बराबर में बढ़ के ही जा रही है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड्स में पूछा जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम जो है वो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो प्रथम नियम किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसका मतलब क्या है, आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, इसका मतलब क्या हुआ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब टोटल में इसके आवेश में कोई अंतर नहीं आ रहा, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के नियम पर, के लॉ पर ये आधारित है। तो ये है हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम। एक बार रिवाइज करते चलते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है कि जितने आपकी धाराएं एक जंक्शन पे आ रही हैं उतनी ही धाराएं उस जंक्शन से बाहर जाएगी। तो अलजेब्रिक सम इसका क्या होगा, इनका अलजेब्रिक सम शून्य होगा। तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, इस फॉर्म में लिख सकते हो, इस फॉर्म में लिख सकते हो। तीनों को उपयोग आपको कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स, जटिल परिपथों के को सॉल्व करने के लिए काम आएगा। अब हम इसका पढ़ते हैं द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, ठीक है, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, इसे लूप का नियम भी कहते हैं, लूप लॉ। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लूप लॉ भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसका एक सर्किट बनाते हैं, सर्किट बना के इसको समझेंगे। देखिए इसमें क्या है, माना मैंने ये देखिए, ये मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ पर मैंने एक सेल लगाया, ये सेल का ईएमएफ है, ठीक है, विद्युत वाहक बल जिसे हम कहते हैं, और ये आपकी धारा करंट आई इस पे बह रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी आई उतनी ही धारा हमारी इधर गई। तो इसके नियम अनुसार हम क्या कह सकते हैं, हम मान के चलते हैं कि जो भी हम यहाँ पर सेल का उपयोग कर रहे हैं उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, शून्य है। तो आंतरिक प्रतिरोध कितना है, शून्य है। तो अगर मैं इस पे नियम लगाऊं तो आप देख ही सकते हो ओम के नियम अनुसार, क्योंकि इस पे और किसी तरीके का वो नहीं लग रहा है। आंतरिक प्रतिरोध अगर शून्य है तो आपकी जितना भी वोल्टता होगी या जितना भी आपका विभवांतर आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो ई के बराबर, मतलब आपका विद्युत वाहक बल के बराबर ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, आपका जो है कोई आंतरिक प्रतिरोध है ही नहीं, तो पूरा का पूरा आपको वोल्टेज जो यहाँ मिलेगी वही यहाँ पर आपकी सप्लाई में चली जाएगी। तो ये किसके बराबर होगा, आई आर के बराबर होगा, ठीक है। अगर मैं एक और सर्किट बनाऊं, थोड़ा सा इससे सर्किट को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, तब इस नियम को लगा के दी तो सिंपल था, क्योंकि ये आपने जो है पहले भी इस नियम का उपयोग V=IR आप पहले भी कर चुके हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मैं सर्किट कॉम्प्लिकेटेड बनाती हूँ।
ठीक है, इसका मैंने माना एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, ये है R1, ये है मेरा R2। धारा क्या प्रवाह हो रही है, इसमें I प्रवाह हो रही है, क्योंकि एक ही पॉइंट पे है, कहीं पर धारा यहाँ पर बट नहीं रही है, तो ये हमारा I और I बनी रहेगा। तो इस पे अगर मैं, वही कंडीशन है कि आंतरिक प्रतिरोध मेरा कितना है, 0 है, तो यहाँ पर जितना मुझे विद्युत भाग बल मिलेगा सारा का सारा वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस नियम के अनुसार एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 किसके बराबर होगा, E1, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, EMF की बात कर रहे हैं। I इसके द्वारा गई प्लस इसके द्वारा जो गई उसके बराबर होगा। अगर मैं इधर ले आऊं इज इक्वल टू 0, ये मेरा किरचॉफ का नियम है। और ये जो किरचॉफ का नियम है, आप इस पे देख रहे हो कि इस पे हम किस पे ध्यान दे रहे हैं, विद्युत वाहक बलों का योग। तो विद्युत वाहक बलों का जो योग है वो किसके बराबर है, वो प्रतिरोध के दौरान कितनी वोल्टता प्राप्त हुई, V/IR ये सूत्र आप जानते हो। तो प्रतिरोध में कितनी वोल्टता हमें प्राप्त हो रही है उनके योग के बराबर है। या दूसरे हम शब्दों में कहें तो जितने भी आपके EMF है, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जितने भी हैं, उन सबको अगर मैं जोड़ूं तो वो किसके बराबर हो जाएंगे, जितने भी वोल्टता वो आपको दे रहे हैं, जितने भी प्रतिरोधों के बीच वोल्टता हमें प्राप्त हो रही है उनके योगों के बराबर होगा, बशर्ते कि आपका आंतरिक प्रतिरोध जो है वो कितना होना चाहिए, वो आपका 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है जो परिपथ होना चाहिए, इसमें पहली कंडीशन क्या है, जो परिपथ है आपका वो कैसा होना चाहिए, क्लोज सर्किट होता है, क्लोज सर्किट पे ही काम करता है। तो ये बल जो है बंद परिपथ पे काम करता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, ये वोल्टेज लॉ है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो है वोल्टेज लॉ। क्यों, क्योंकि इसमें वोल्टेज का कंजर्वेशन हो रहा है, यहाँ पर वोल्टेज को कंजर्व किया जा रहा है। तो किसी बंद लूप में प्रतिरोधों पर वोल्टता का बीजगणितीय योग क्या होगा बच्चों, उस लूप में स्थित सेलों के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग में, मतलब जितनी वोल्टता यहाँ प्रोड्यूस होगी उतनी ही आप किसके बराबर होगी, जो उनका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पर जनरेट हो रहा है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, इनमें यही कंडीशन है सबसे इम्पॉर्टेंट कि आंतरिक प्रतिरोध आपका 0 होना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने 2 नियम सीखे, किरचॉफ का पहला नियम, ठीक है, जो किस पे आधारित है, जो ये कहता है कि जितनी करंट एक आपकी संधि पर आ रही है उतनी करंट जो है संधि से बाहर भी जाएगी। ठीक है, और वो आपके कौन सा कंजर्वेशन करती है, चार्ज कंजर्वेशन, मतलब आवेश संरक्षण के नियम को मानती है। दूसरा जो हमने किया है वो है किरचॉफ का सेकंड नियम। किरचॉफ के सेकंड नियम में क्या है, किरचॉफ के सेकंड नियम में ये चीज दी गई है, इसको लूप का नियम कहते हैं कि अगर एक बंद परिपथ है तो जितना आपका विद्युत वाहक बलों का योग है, जितने भी आप लगा दो उनका जो योग है वो किसके बराबर होगा, वो आपके बराबर होगा IR, मतलब जितना भी वोल्टता आपके इस पॉइंट पे जितने भी आपने वहां पर प्रतिरोध लगा रखे हैं उनके जो है, उनके जो वोल्टता वहाँ जनरेट हो रही है उनके जितना उनके योग के बराबर होगा। तो ये दूसरा नियम है। ठीक है, अब हम एक चिन्ह परिपाठी आपको आज देंगे, आप उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कल के लेक्चर में हम इन्हीं पर आधारित आंकिक प्रश्न करने वाले हैं। तो हम आपको चिन्ह परिपाठी आज दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से उसको समझें और उसको आप मनन करें, चिंतन करें उस पर, सो दैट कल जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इन चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि इस पे आपके आंकिक प्रश्न मतलब न्यूमेरिकल हर बार बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इन पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उनको सॉल्व करने के लिए हमको जो है सबसे ज़्यादा सेकेंड लॉ का ही उपयोग करना पड़ेगा और उनके लिए हमें एक चिन्ह परिपाठी की आवश्यकता है। अगर आप इस चिन्ह परिपाठी से अच्छी तरह फेमिलियर हो जाओगे तो आप आराम से इसके परिपथों को सॉल्व कर लोगे। तो हम अब जो नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे वो है चिन्ह परिपाठी, मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं साइन कन्वेंशन। और ये जो है, अगर ये कन्वेंशन आपको याद हो गया तो आपके लिए ये बहुत ही सिंपल बन जाएगा। इसमें 2 ही चीज़ है, एक हम करंट है और एक इसको लेंगे। ठीक है,
तो मैं बनाती चली जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ साथ इसको बनाइए और याद करिए, ठीक है। फर्स्ट मैं आपकी समझाती हूँ, पहले हम 2 को लेंगे तब हम आपको समझाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें चूंकि इसको लूप का नियम कहते हैं, हमने अभी आपका एक चित्र बनाया था, इसी तरीके का चित्र मैंने आपके लिए बनाया था। ये आपका ई था, ये आपका आर था, तो इसमें हमको लूप मानना पड़ता है। आप चाहे तो लूप को क्लॉकवाइज मान सकते हो या आप लूप को एंटी क्लॉकवाइज मान सकते हो, ये आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। कल जब हम इसको न्यूमेरिकल करेंगे तो ये बहुत क्लियर हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि आपने जो दिशा ली है उसी की दिशा में आपकी करंट बह रही है, तब मैं इसको माइनस का IR मानूंगी। बहुत ध्यान से इसको याद करिएगा, ठीक है, और इसको अच्छे से पढ़िएगा, कल ये बहुत इजी आपके लिए हो जाएगा टॉपिक। तो I, अगर आपका करंट की दिशा भी वही है जो आपने लूप की दिशा मानी है, तो हम यूज करेंगे अपने फॉर्मूले में -IR। अब ठीक इसका उल्टा आप देख लीजिए, आपने करंट की दिशा क्या ली है, ये, और आपका लूप की दिशा ये है। जैसे लूप मैंने उल्टा माना है, करंट अगर मेरा इधर जा रहा है, ये देखिए ये करंट इसमें इधर जा रहा है और लूप करंट की दिशा ये, लूप की तो उल्टा हो गया। तब मैं इसको क्या लेके चलूंगी, प्लस का IR। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, ठीक। अब इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा में हम क्या लेके चल रहे हैं, हम बैटरी। ये एक सेल तो यूज हो ही रहा है, ये प्लस है ये माइनस है, ये चीज आप इससे फेमिलियर हो। अगर आपका इस दिशा में आपका लूप है, तब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब EMF को हम क्या लेंगे, माइनस का लेंगे, ठीक है। और अगर आपका इधर बैटरी की दिशा है प्लस इधर जा रही है, और मैंने लूप की दिशा ये ले ली, तो इस कंडीशन में ये क्या होगी, प्लस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो EMF है, जो आंतरिक, जो आपकी विद्युत वाहक बल है, वो इस तरह से आएगी, ठीक है। अगर मेरी दिशा और बैटरी का प्लस की दिशा इधर जा रही है तो ये माइनस होगा, और अगर प्लस इधर का है और मेरी इसकी दिशा उल्टी है लूप की, तो ये माइनस होगी। अब नेक्स्ट जो है 5 और 6वां, इसमें हम क्या लेके चलेंगे, देखिए संधारित्र, ठीक है। संधारित्र में एक प्लेट पॉजिटिव एक प्लेट नेगेटिव। इसमें भी वही कहानी है, अगर संधारित्र इधर तरफ जा रहा है प्लस से और मेरी लूप की दिशा इधर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, प्लस इधर, ये होगा प्लस का Q/C। और अगर प्लस से माइनस जा रहा है संधारित्र में और मेरी दिशा इधर है, तो इसमें लूप का कौन सा यूज होगा, -Q/C, ठीक है। तो ये आपको चिन्ह परिपाठी अच्छे से याद रखनी है, इसे कॉपी में लिखकर अच्छे से समझ के कल आप शुरू करिएगा टॉपिक मेरे साथ। जब मैं इसमें न्यूमेरिकल कराऊंगी तो ये बहुत इजी हो जाएगा। इसको अच्छे से समराइज करिएगा, याद करिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसी पे आधारित आपके अंकित प्रश्न दिए जाएंगे और वो बोर्ड्स में ज़रूर आते हैं। तब तक के लिए आपको असाइनमेंट ग्रुप में दे दिया जाएगा। कोई भी दिक्कत हो, चिन्ह परिपाठी को समझ में दिक्कत आ रही हो, तो प्लीज़ ग्रुप में आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।